जय हिंद। दिवाली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। अब 4 लोगों के बीच लड़ाई होने वाली है। 4 लोग मतलब 4 आईपीओस की बात कर रहा हूं। कोई आ रहा है भैया सोलर कैटेगरी से, कोई आ रहा है इंश्योरेंस कैटेगरी से, और कोई आ रहा है इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडर कैटेगरी से, और कोई आ रहा है फूड डिलीवरी ऐप वगैरह से। चारों एक ही ब्रैकेट में आ रहे हैं। 5 नवंबर से लेकर 8 नवंबर तक 4 दिन में 4 आईपीओस बैक टू बैक क्लैश हो रहे हैं। अब लोग बोल रहे हैं यार इसमें लगाऊं अलॉटमेंट नहीं मिलेगी, इसमें लगाऊंगा अलॉटमेंट मिलेगी, तो लिस्टिंग गेन वगैरह नहीं मिलेंगे। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, बड़ा कंफ्यूजन है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक एक करके सारे आईपीओ वगैरह हम लोग देखते ही जा रहे हैं। Hi everyone, my name is Vibhor Vashne. I am a SEBI registered research analyst. स्विगी आईपीओ के एनालिसिस में ऑलरेडी डाल चुका हूं। अब दूसरे की बारी है सेजिलिटी इंडिया के आईपीओ की। क्या बिजनेस मॉडल है, क्या फाइनेंशियल है, कितना फ्रेश इशू है, कितना ओएफएस है, वैल्यूएशंस वगैरह क्या लेकर आ रहे हो, प्रॉफिट वगैरह क्या है, सब कुछ आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इधर उधर की बातें ना करते हुए देखते कि हमारे पास आईपीओ में क्या बन रहा है, लगाना या नहीं लगाना, या फिर लिस्टिंग गेन कितने होंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन कितना होने वाला है। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, स्विगी के आईपीओ का एक आई शुड से बिल्कुल फ्रेश व्यू और आई शुड से फर्स्ट हैंड व्यू वगैरह मैंने डाल दिया, फेयर व्यू डाला है, रेलवे सेक्टर का स्टॉक डाला था, निफ्टी ने वहीं से वहीं बाउंस लिया, एचडीबी फाइनेंशियल ने अपना अब जाकर आई शुड से डीआरएचपी फाइल करा, उससे पहले ही मैंने एनालिसिस डाल दिए कैसे काम करेगा। देखते हैं कि अब आईपीओ का टेबल क्या बोल रहा है। ऑलराइट, स्विगी इंडिया 6 से 8, 6 से 8, 5 से 7, नीवा भूपा ये भी प्रोबेबली 6 से 8 के आसपास ही सुनने में आ रहा है आएगा। तो हम लोगों ने स्विगी का एनालिसिस कर लिए। तो आज बारी है सेजिलिटी इंडिया की। एक चीज और, इसके फंड इसके लिए एप्लीकेबल नहीं हो पाएंगे, तो तीनों का आई शुड से क्लैश माना जाएगा। समझते कंपनी किस चीज की है। सेजिलिटी इंडिया लिमिटेड, फॉर्मली नोन एज बकमियर India Private Limited, provides healthcare focused solutions and services to payers, health insurers who fund and reimburse the cost of healthcare services, and providers, primarily hospitals हो गए, physicians, diagnostics और medical treatments वगैरह लेने जो आते हैं। चलो उन दोनों के बीच का जो एक गैप होता है, ब्रिज होता है, उसको फिल करता है। द कंपनी सपोर्ट्स द कोर बिजनेस ऑफ बोथ पेयर्स एंड प्रोवाइडर्स। सर्विसेज टू पेयर्स स्पैन देयर एंटायर ऑपरेशनल स्पेक्ट्रम इंक्लूडिंग सेंट्रलाइज्ड क्लेम एडमिनिस्ट्रेशन एंड क्लिनिकल सर्विसेज फंक्शंस। दिस इंक्लूड्स क्लेम एडमिनिस्ट्रेशन, payment integrity, clinical management and other services. For providers, the company offers revenue cycle management services to assist them। ये वो सब कुछ लिख दिया इन्होंने। देखो अब इनका बिजनेस मॉडल क्या है। सपोज करते कोई कंपनी है जो इंश्योरेंस देती है, दूसरी तरफ है कोई हॉस्पिटल वगैरह है या कोई बंदा है। अब यहां से हॉस्पिटल डायरेक्टली उनसे पैसा नहीं मांगता, हॉस्पिटल बीच में एक बंदे को रखता है, ताकि हॉस्पिटल कहता है मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं, ये कंपनी है ये अपना टाइम वगैरह वेस्ट करेगी। तो ये हॉस्पिटल और इंश्योरेंस कंपनी के जो बीच में एक हल्की सी थिन लाइन का ब्रिज है, ये उसको फिल करता है। नेक्स्ट पार्ट पर समझते हैं और क्या बोलते हैं। The company's customer all are based in the USA, इंडिया वगैरह में नहीं है, सब यूएस वगैरह का है। March 24 the companies have 5 largest customers group, फिर उसके सब्सिडरीज वगैरह। एवरेज टेन्योर ऑफ सर्विसेज 17 साल तक इन्होंने प्रोवाइड करा है, जो ये 5 कंपनीज की बात हो रही है, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने कंपनी एक्वायर्ड 20 न्यू कस्टमर्स इन द फाइनेंशियल ईयर, ये वो वगैरह वगैरह। ऑलराइट, एज ऑफ नाउ देख के तो ठीक लग रहा है, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, इंश्योरेंस कंपनी और इनके बीच में ना एक ज्यादा बड़ा ब्रिज है नहीं। सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी बात यह है कि जब आप B2C बिजनेस करते हो, इस बिजनेस को जो यूजुअली बोला जाएगा वो बोला जाएगा B2B2C, मतलब कि आप ये हो यहां से लेकर यहां तक सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, तो इसके बीच का जो गैप है 10 पैसा 20 पैसा वो आप खा लेते हो, यानी कि मार्जिन वगैरह मत एक्सपेक्ट करना। इंपॉर्टेंट डेट्स, ये आ गई कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। तो आईपीओ ओपन होगा 5 तारीख को, फिर 3 दिन तक रहेगा 7 तारीख तक, फिर 8 नवंबर, वो डिमोनेटाइजेशन वाला नहीं, ये दूसरा वाला है, राइट। आगे बढ़ते हैं उससे। अलॉटमेंट होगी 8 तारीख को, फिर उसके बाद रिफंड्स भी 8 तारीख को, फिर उसके बाद क्रेडिट टू शेयर्स वगैरह आएगा 11 तारीख के आसपास, और बिडिंग यानी कि लिस्टिंग वगैरह होगी यहां पर 12 तारीख को।
नेक्स्ट पर आते हैं भैया, लाए कितना हो वो बताओ। फेस वैल्यू 10 रुपए, प्राइस बैंड 28 से 30 रुपए, सिर्फ 30 रुपीज का इन्होंने प्राइस बैंड रखा है। 30 मल्टीप्लाई बाय 15, ये तो डायरेक्ट मैथ्स हो गया सिंपल, यानी पूरा डॉट टू डॉट 15,000 का इन्होंने बनाया है। अच्छा एक चीज और, कई लोग बोलते हैं कि क्या मैं अगर 29 पे अप्लाई करूंगा तो चांसेस है मिलने के, बिल्कुल भी नहीं है, एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगी। देखो 30.1, 30.2, 29.9, 29.95, ये सब बेकार है, ये सब बेकार है। सिर्फ काम का क्या है 30, अगर आप रिटेल में डाल रहे हो कट ऑफ प्राइस पर टिक कर दो, ऑटोमेटिकली काम हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। कंपनी कह रही है कि जी हमें 2106 करोड़ रुपए चाहिए, 2100 करोड़ रुपए चाहिए, और पूरा का पूरा क्या है, ओएफएस है। देखो पता है आपको ना, मेरे नीचे गंगा बहती हुई दिखाई दे रही होगी और उसमें मैं हाथ धो रहा हूं। जोक्स अपार्ट, जो लोग समझ गए होंगे, मैं हर बार अपने वीडियोस में यही बोलता हूं कि यार बुल मार्केट की गंगा बह रही है, थोड़ा बहुत माइनर प्रॉफिट बुकिंग वगैरह चलता रहेगा, बट आप पूरा का पूरा ओएफएस ही लेकर आ गए, पूरा का पूरा। मतलब कि सिंपल सी बात यह है, एक भी रुपया जो 2100 करोड़ का आप आईपीओ भरने वाले हो, एक भी रुपया कंपनी के पास नहीं जाने वाला। नेक्स्ट पार्ट पर समझते हैं, ये तो सेम ही रहेगा क्योंकि पूरा ओएफएस है। क्यूआईबी को देने वाले हैं 75, रिटेल को 10 और एचएनआई को 15 तक ही देने वाले हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट, ये तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर ही लिया। एक लॉट रिटेल के लिए 15,000 का, रिटेल से ऊपर जाते हो यानी एचएनआई कैटेगरी में तो 14 लॉट्स। अच्छा इसमें एक चीज और है, कई लोगों ने पूछा था क्या हमें कोई सर्टिफिकेट देना पड़ेगा अगर हम एचएनआई में लगाते हैं, आंसर इज नो। क्या इसमें कोई लॉक इन है, आंसर इज अगेन नो, कोई लॉक इन नहीं है। आपका मन है 14 लॉट में से आपको 13 बेचने हैं, 12 बेचने हैं, 10 बेचने हैं, 2 बेचने हैं, 4 बेचने हैं, सारे रखने हैं, आपके ऊपर है, आपकी चीजें, कोई लोड नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करते हैं तो यहां पर एज ऑफ नाउ प्रमोटर की होल्डिंग 100% है, और अब ये पूरा का पूरा ओएफएस है, यानी कि सारा का सारा कौन माइल डाइल्यूट कर रहा है, कौन अपना माल बेच रहा है, वो और कोई नहीं, प्रमोटर ग्रुप ही है। यानी कि सारा का सारा पैसा उनके खाते में जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि ओएफएस इज बैड थिंग, बट डिपेंड्स करता है कि आप किस वैल्यूएशन पे लेकर आ रहे हो। चलिए थोड़ा सा कंप्रेस करते हैं, समझते हैं जरा फाइनेंशियल्स क्या बोलती है। फुल ईयर, फुल ईयर, फुल ईयर, अगेन एक क्वार्टर है, दूसरा क्वार्टर खत्म होने के बाद भी एक महीना हो गया, नहीं डाला, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 4 कर लेंगे जब हम लोग बैलेंस वगैरह करेंगे। चलो नेक्स्ट एसेट्स देखते हैं जरा। एसेट्स की बात करें 10,000, 10,600 ग्रोथ तो हुई, 10,600 कोई ग्रोथ नहीं हुई, और एसेट्स थोड़े से कम हो गए, ऑलमोस्ट 300 करोड़ के आसपास के एसेट्स उड़ गए एक क्वार्टर में ही, 10,388 के आसपास। कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझते हैं किस लिए कम हुए, का कोई रीजन है क्या, डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया जैसे Hyundai आईपीओ का हुआ, भैया 10,000 करोड़ का डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, किसके पास, खुद के पास ही। रेवेन्यू 940 करोड़ की सेल्स हुई, 4,200 की, क्या बढ़िया सेल्स है भाई साहब, 4,700 और 1,200, इक्विवेलेंट भी मानते हैं तो 1,200, 1,200, 4,800, ज्यादा ज्यादा 49 हो जाएगी, तो इक्विवेलेंट के हिसाब से तो कोई ग्रोथ नहीं है। पैसा कितना बना रहे हो वो दिखाओ, लॉस, ठीक है, लॉस से प्रॉफिट में भी आए, और 4,200 करोड़ की सेल्स पे 143 करोड़, यानी कि सिर्फ 3% मार्जिन। याद है अभी थोड़ी देर पहले मैंने यही लाइन बोली थी कि ये जो इंश्योरेंस कंपनीज है और हॉस्पिटल के बीच का जो सेटलमेंट हो रहा है, इसमें इतना थिन गैप है जिसका इतना कोई मेजर इंपैक्ट नहीं है, 3% के आसपास की मार्जिन है। फिर उसके बाद 4700 करोड़ पे अच्छी खासी सेल्स हुई तो अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ, 4% के मार्जिन बढ़ गए, बट अब की बार वापस से मार्जिन ड्रॉप हुए। मे भी हो सकता है सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर में अच्छा खासा आ जाए, मे भी हो सकता है सेटलमेंट वगैरह भी ना हुआ हो, इनके पास पैसा ना आया हो, या डेटर्स वगैरह में हो, तो यहां पर मार्जिन हार्डली 1.5% के आसपास है, 2% के आसपास है। प्रॉफिट पर तो इंपैक्ट अच्छा खासा आया है। नेक्स्ट रिजर्व्स 2,000, 4,000, रिजर्व्स में ड्रॉप आया 1,800। अब ये वो फर्स्ट टाइम है, ये वो फर्स्ट टाइम है जब इनके रिजर्व्स वगैरह गए। देखो यहां पर एक चीज क्या हो रही है, बोरोइंग से रिजर्व्स को कंपेयर करते हैं कि भाई रिजर्व्स हटा दिए जिसकी वजह से बोरोइंग्स वगैरह समझ आता है, फ्री कर दी इन्होंने, तो यहां सिर्फ 400 करोड़ का इंपैक्ट आया, बट यहां रिजर्व्स 2,200 करोड़ के आसपास से कम हो गए। और वो क्यों कम हुए, यहां पर इन्होंने डिविडेंड वगैरह अच्छा खासा डिक्लेयर कर दिया, तो 4,000 से 18, 18 से 27, ठीक है, वापस से पिकअप करा। बोरोइंग्स 4,023,
ड्रॉप, 19 ड्रॉप, फर्दर ड्रॉप, ओनली एंड ओनली पॉजिटिव थिंग दैट इज बोरिंग्स। जहां पर बोरिंग्स 4000 थी, 23 से 19 से 900, यानी कि हर साल में 1000 करोड़ की। अब समझ आया कि यहां पर एसेट्स क्यों कम हुए थे। फाइनेंशियल्स को मार्क्स दिए जाए तो 4 आउट ऑफ 10 के आसपास। रीजंस, एसेट्स कम हुए, बट चलो समझ आता है बोरिंग्स की वजह से कम हुए। रेवेन्यू फ्लैट है, प्रॉफिट लॉस से थोड़ा सा प्रॉफिट में आई, बट वापस से मार्जिन ड्रॉप हो गए। ऑलराइट, लास्ट, पैसा किस लिए उठा रहे हो देखने का कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि 100% ओएफएस है। डेट टू इक्विटी बहुत कम है, समझ आता है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ ऑलमोस्ट फ्लैट। प्राइस टू बुक वैल्यू 2 है, लो है एज ऑफ दिस। पैट मार्जिन 2% जो हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट वगैरह कर लिया। ऑलराइट, फाइनल वर्डिक्ट पर आते हैं। नंबर वन यहां पर देखो, आईपीओ तो क्लैश होंगे होंगे, एक नहीं, दो नहीं, 3 और हो सकता है कि 4 आईपीओ भी प्रोबेबली क्लैश वगैरह हो जाए। प्रॉब्लम यह है, ये 5 से 7 आ रहा है। अगर इसमें लिखा हुआ है इन्होंने कि 8 तारीख को हम आपके फंड्स फ्री करेंगे, कई लोगों ने बोला वारी का अभी तक पैसा वगैरह अनब्लॉक नहीं हुआ। कमेंट सेक्शन में काफी लोगों ने बताया। देखो कई बार क्या होता है, 15-20 दिन लग जाते हैं बैंक्स को यूजुअली वगैरह। नंबर 2, अब यहां पर अगर 8 तारीख को फ्री होता है तो बाकी आईपीओ के लिए एक बारी को हो सकता है ये हेल्प वगैरह कर दे, बट फ्री नहीं भी होता एक बारी को, शाम के 5 बजे के बाद हुआ, 6 बजे के बाद हुआ तो आईपीओ में लगा ही नहीं पाऊंगा। चलो अब आते हैं भाई, ऑलरेडी 2100 करोड़ का आईपीओ है, ओवर सब्सक्रिप्शन, लिस्टिंग गेन। नंबर 1, आई नो वेरी वेल कि यार कुछ लोग तो ना 30 रुपए देख के लगाएंगे, अरे 30 रुपए का तो शेयर है, बट इट इज नॉट अबाउट जस्ट प्राइस, इट इज अबाउट वैल्यूएशन, इट इज अबाउट क्रिएटिंग द वैल्यू, विच इज व्हाट आई बिलीव कि भाई 30 रुपए के हिसाब से भी थोड़ा सा महंगा है। क्यों? पैट मार्जिन नहीं है, 100% ओएफएस है। दिस इज लाइक अ ब्लैक डार्क स्पॉट ऑन दिस आईपीओ। भाई थोड़ा तो कंपनी को लेके जाओ जिससे आप डेट रिड्यूस कर सको, अपने ऑफिसेज वगैरह बढ़ाओ, स्टोर्स वगैरह बढ़ाओ और कंपनी एक्वायर करो, इंडिया में ये बिजनेस वगैरह ओपन करो, क्योंकि सारा का सारा यूएस का ओवर सब्सक्रिप्शन 5 to 10 टाइम्स के हिसाब से ही होगा, कोई मेजर वेटेड ओवर सब्सक्रिप्शन तो नहीं लग रहा। अब आते हैं लिस्टिंग गेन और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों पे। अब आते हैं लिस्टिंग गेन के ऊपर। देखो अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो आई वुड एडवाइस नॉट टू अप्लाई, अवॉइड करो। और बाकी 2-3 आईपीओ वगैरह आ रहे हैं, उनमें एक बार को अच्छा लिस्टिंग गेन हो सकता है कंपैरेटिव टू दिस वन वगैरह, 100% ओएफएस, मार्जिन वगैरह की वजह से। बट अगर आप मॉडरेट टू रिस्की ट्रेडर हो तो एक आधा लॉट के लिए एक बारी को अप्लाई किया जा सकता है। फुल फोर्स में मैं अप्लाई नहीं करने वाला हूं। जैसा मैं हर बार बोलता हूं, मम्मी के अकाउंट से, पापा के अकाउंट से, इसके अकाउंट से, कुत्ते के अकाउंट से, बिल्ली के अकाउंट से, जैसा हम लोगों ने वारी वगैरह में बोला था, नहीं। क्यों? क्योंकि यार सेक्टर कुछ एक ऐसा खास नहीं दिखाई दे रहा। इंडिया में जहां पॉपुलेशन है अच्छी खासी है, अब वहां पर काम नहीं करते हो। सबसे बड़ी बात ओएफएस, जो बार बार एक चीज मुझे खटक रही है, राइट, डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया, बट सबसे अच्छी बात क्या है, चलो हाँ बोरिंग्स वगैरह रिड्यूस करी है, जो आगे के पैक्स वगैरह में मे बी एक बारी को अच्छा खासा इंपैक्ट वगैरह ले आए, तो 2-4-5% के आसपास लिस्टिंग गेन बनेंगे, जो मुझे नहीं लगता सेफ ट्रेडर्स के लिए एक फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रहेगा। इसकी वजह से मैंने उनको मना करा, बट हाँ मॉडरेट टू रिस्की ट्रेडर 1-2 लॉट के लिए डेफिनेटली अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। ये थे सेजिलिटी इंडिया आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस। बाकी जो 2-3 आईपीओ आ रहे हैं उनकी भी वीडियो बनाऊंगा और हर बारी की तरह सारे आईपीओ के बीच में कंपैरिजन भी करके दिखाने वाला हूं। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव एंड यस, हैप्पी दिवाली।